जी। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। टाइम है दादा, अजुन यार टाइम है, व्यस्त चल रहे हैं बड़े। चलो शुरुआत करते हैं भैया, 7:05 बज चुके हैं ऑफिशियली, इट्स द टाइम। तो थोड़े अपन देखो ऐसे ही यार गप्पे भी मार लेते हैं थोड़े से, है ना। और बीच बीच में फिर थोड़ा टेक्निकल बातचीत भी शुरू कर देते हैं। सो आई वुड बी शेयरिंग द स्क्रीन नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। चलो भैया, यस नो हो जाए आपकी तरफ से। दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट फाइन फॉर यू। यस नो का हल्ला मचाइए, चलिए 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 चलिए। ओके। ओके, गेटिंग मनी यस, गेटिंग मनी यस। चलो चलो, ठीक है, परफेक्ट, फाइन। चलो जी। चलो मैं शुरू करता हूँ भैया आज का फंडा, पांडास से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद क्लासेस का भी, क्लासेस तो ज्यादा नहीं है बट जितना भी वो मैं आपको बताऊंगा। ओके। पांडास वाला फंडा क्या कहलाता है भैया, ये भी एक लाइब्रेरी है आपकी, पाइथन की फंडामेंटल लाइब्रेरी है। वैसे बहुत सारे हैं यार जो अभी अपन आगे देखने वाले हैं, जो कि पाइथन के साथ कॉम्पेटिबल है। आपके एमएल में, डीप लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क में काफी ज्यादा मदद करते हैं, एनएलपी में काफी ज्यादा मदद करते हैं। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट पार्ट। बट फिलहाल तो ये बहुत ही प्रिमिटिव लाइब्रेरी है, जो कि आपकी बुनियादी यानी कि स्टार्टिंग फेज में बहुत काम आएगी। जैसे पांडास लाइब्रेरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंपाई के बारे में तो बातचीत कर चुके हैं, उसकी भी थोड़ी बहुत जरूरत जहां पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको भी इंपोर्ट करके रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे एनपी नामकरण किया नंपाई का, वैसे ही पांडास का पीडी करके हम नामकरण करते हैं। आप कुछ और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो पीडी का भी यूज करेंगे तो उसमें जो फंडामेंटल चीजें आपको समझनी है पांडास में, वो जैसे आता है सीरीज क्या होता है, सीरीज का डिफरेंट इंडेक्सिंग क्या होता है, डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है। फिर डेटा फ्रेम में भी भैया बहुत सारी जो वेरिएशंस आते हैं, पैरामीटर इंक्लूड होता है, चेंजेस होते हैं, अपडेट किया जाता है डेटा फ्रेम में, ये सारी चीजें होती है। और भी बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो कि नल, नॉट नल, अगर नल है, अगर वैल्यू मिसिंग है तो उसको कैसे फिल किया जाए, वो सारी बहुत सारी बातें हैं। देन उसके बाद बेसिक, अगर आपको लेट से दो डेटा फ्रेम उसको मर्ज करना है, तो इतनी सारी बातें जो है अपन आज यहाँ पे देखने वाले हैं जी। तो गौर से देखो जी, यहाँ पे समझो। अपेंड करने का फंडा जो है डेटा फ्रेम्स को अपन देखेंगे, देखो जी। सबसे पहले सीरीज, जो कि सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पांडास में, वो देख लेते हैं। पीडी डॉट सीरीज, यानी कि मैं सीरीज ऑफ डेटा कैसे बोलते हैं अपन, सीरीज ऑफ डेटा मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, एक सेम ही मतलब निकलता है ना, वो मैं डिफाइन करना चाहता हूं। तो यहां पे सीरीज फंक्शन के अंदर मैं डेटा नाम के पैरामीटर को इस तरीके से, मेरी लिस्ट ऑफ एटम जो है, ये तो लिस्ट ही है ना, है तो लिस्ट ही, तो ये उसको असाइन कर देता हूं। अब जब मैं इसे असाइन करता हूं तो हाउ आई एम गोइंग टू सी द रिजल्ट, क्या फर्क दिखता है, देखो। ये फर्क दिखता है। ये है आपकी सीरीज, जो कि इंटीजर टाइप की है, और उसकी साइज 64 यहां पे हमने कंसिडर कर रखी है फॉर द डेटा टाइप, जो हर एक रिस्पेक्टिव एलिमेंट का टाइप है, ठीक है। 0 1 2 3 4, ये क्या है, उसकी इंडेक्सिंग है। इसे बोलते हैं सीरीज की डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, जो कि 0 से शुरू होती है और एक एक आगे बढ़ते हुए एलिमेंट को भैया इंक्रीमेंटल फैशन में लगती जाती है, ठीक है। वही अगर मैं लेट से दूसरा कुछ असाइन करना चाहूं, दूसरी सीरीज बनाना चाहूं, जैसे इस सीरीज का नाम था S1, इसका अगर S2 बनाना चाहो, तो वही सेम फंक्शन यूज करो। उसमें भैया डेटा पैरामीटर को, वही लिस्ट ऑफ एटम आप पास करो, एंड यू विल गेट भैया S2 योर सीरीज इन द सेम फैशन। ये तो होगी डिफॉल्ट इंडेक्सिंग की बात। क्या मैं अपनी इस इंडेक्सिंग को कस्टमाइज कर सकता हूं? बिल्कुल। जैसे आपने यहां पे डेटा असाइन किया है, वैसे ही भैया इंडेक्स फंक्शन होता है। मतलब जैसे कि पहले 0 1 2 3 4 आपका एक डिफॉल्ट जो आपका रिस्पेक्टिव इंडेक्सिंग रहता है, अगर मुझे इस तरीके से VWXYZ अगर ऐसा चाहिए होगा, तो इफ आई वांट दिस वे, तो मैं इंडेक्स इस पैरामीटर के जरिए उसमें लिस्ट ऑफ मेरे जो भी रिस्पेक्टिव इंडेक्स वैल्यूज में देना चाहता हूं, वो प्रोवाइड करूंगा कुछ इस फैशन में, कुछ इस मैनर में। दिस इज द एक्सेप्टेड सिंटैक्स जो कि आपको मेंशन करना है। जैसे कि फिर भैया देखो, सबसे पहले वी आता है तो ये पहला आपका वी इंडेक्स होगा, फिर डब्ल्यू आता है, फिर एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है। तो है तो दोनों ही सीरीज, लेकिन ये कस्टमाइज इंडेक्स के साथ है, ये चीज है। उसके बाद भैया डेटा फ्रेम के ऊपर आते हैं। डेटा फ्रेम और इसमें बहुत ज्यादा बदलाव है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि यहां पे मैंने कस्टमाइज इंडेक्स की बात की थी, वैसा आप डेटा फ्रेम में नहीं देख सकते। ये बहुत ही बेसिक एंड कोर डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहां पे अगर आप देखेंगे डेटा फ्रेम में, तो इट्स लाइक मोर लाइक अ टेबल। वो आपको सीरीज ऑफ नंबर नहीं, वो आपको टेबल ऑफ नंबर की तरह देखने को मिलेगा। तो वही नाम में फर्क आता है कि ये फ्रेम ऑफ योर डेटा है, ये सीरीज ऑफ योर डेटा है। ये बेसिक फंडामेंटल, अगर आपको नामों से ही फर्क समझ में आने लग गया ना, तो बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, दिस इज द फ्रेम ऑफ योर डेटा। और ऑब्वियसली फ्रेम ऑफ डेटा में आपके नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब इनमें अपन ये जो 0 1 2 3 4 है, इनको अपन नंबर ऑफ रोज कहेंगे, या फिर नंबर ऑफ सैंपल्स कहेंगे, ऑब्जर्वेशंस कहेंगे, रिकॉर्ड्स कहेंगे, जो कहना है कह सकते हैं आप। एंड दीज आर नथिंग बट, जो वर्टिकल दिख रहा है, दीज आर द नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनको एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, जिनको फीचर्स भी कहते हैं, जो कि आगे आते हुए भैया अपन इनको समझेंगे, ठीक है। ओके, इनिशियली भैया मुझे डेटा फ्रेम बनाना है, सो व्हाट आई शुड डू, तो मैं एग्जिस्टिंग सीरीज के ऊपर से अपना डेटा फ्रेम बना सकता हूं। यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉलम बना देता हूं, कॉलम का नाम दे देता हूं कॉलम 1, और उसको डेटा जो उस कॉलम में जाएगा वो मेरा सीरीज S1 का डेटा होगा।
फिर मैं कॉलम 2 बना देता हूं और उसमें जो डेटा जाएगा वो सीरीज S2 का डेटा होगा, सही बात है। और इससे मैंने क्या किया, सीरीज की मदद से अपना डेटा फ्रेम बना दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये सीरीज का डेटा जो है अपने कॉलम के अंदर पुट इन कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आपका रिस्पेक्टिवली डेटा फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। वन मोर थिंग दैट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ भैया ऐसा सब काम तामझाम करना पड़े, एक और फंडा है जो कि एनपी जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो एक और पहलू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, दैट इज रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडमली यू कैन जनरेट अ नंबर, रैंड इन मतलब इंटीजर नंबर जो है रैंडमली आप जनरेट कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 1 and 100। 1 और 100 का अपन ने रेंज दे दिया, और यहां पे मैंने साइज भी बता दिया कि भैया देखो जो भी मुझे डेटा चाहिए ना, ऑब्वियसली उसी उसी साइज का, उसी शेप का मेरे जो रिस्पेक्टिव ये जो आप देख रहे हैं भैया डेटा फ्रेम वो बनेगा। तो इसमें साइज मैंने क्या कैसे स्पेसिफाई किया है, आई वॉन्ट 1000 रोज या फिर 1000 रिकॉर्ड्स एंड 5 कॉलम्स, बराबर है, एंड 5 कॉलम्स, ये चीज आपको देखनी है। और यहां कॉलम्स को मैं नाम दे देता हूं एज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे ऊपर मैंने इंडेक्स को नाम दिया था ना, इंडेक्स को नाम दिया था इन केस ऑफ सीरीज, यहां पे हम कॉलम को नाम दे सकते हैं इन लाइक फॉर्म ऑफ लिस्ट। जैसे कि यहां पे मैंने दिया था ना, यहां पे बोला था कि मेरा कॉलम नंबर 1 है, तो ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। कॉलम्स पैरामीटर यूज करके आप ये चीज लिस्ट के फॉर्म में सारे के सारे कॉलम के नाम आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ 5 कॉलम मेंशन किए, तो लेट्स टेक ABCDE, इस तरीके से भैया 5 कॉलम अपन ले लेते हैं। तो क्या होगा, ABCDE आ गए, और यहाँ पे भैया एक 100 लाइक 0 से लेकर 999 तक, यानी कि देखो यहाँ पे आपको शेप देखने को मिल जाएगा। 1000 रोज आर देयर एंड 5 कॉलम्स आर देयर, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये तो फंडामेंटल चीज अपन ने देख ली। एक और मेरे पास डेटा सेट है, उसके ऊपर भी भैया थोड़ी बातचीत करेंगे कि अपन जो है, चलिए विशाल जी, अभी इसको आपने बना ही दिया है तो इसको थोड़ा मिटाने का भी कष्ट करिए, थैंक यू जी। चलो बढ़िया, मूविंग अहेड। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इस पांडास की मदद से अपन मोस्टली ना, यही स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, मैं बोलता हूँ ना, डेटा को लेने से डिप्लॉय करने तक मॉडल को अपन सारी चीजें देखने वाले हैं। तो ये आपका प्रिमिटिव फर्स्ट स्टेप आ जाता है। अब ये चीज अपन बार बार रिपीट नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि हाँ देखो जी, यहाँ पे हम लोग अपनी CSV फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगता है, पांडास का जो रीड अंडरस्कोर CSV है, ये मेथड की जरूरत पड़ती है। CSV मतलब क्या जी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। देखो जी, आपके एक्सेल के अंदर ही आप एक एक्सेल फाइल में भी सेव कर सकते हैं और उसे CSV फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो यार ऑप्शंस तो है, लेकिन जो कि मोस्ट जगह पे आपका डेटा सेट भी CSV फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है। अगर आप केगल में जाएंगे, गिट में जाएंगे, तो वहां पे मोस्टली जो आपको डेटा सेट्स मिलेंगे वो CSV फॉर्मेट में रहता है, क्योंकि इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है, फॉर द फाइल्स दैट यू नीड टू हैव, द डेटा दैट यू नीड टू हैव इन योर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। तो मैंने भी भैया अपना एक कस्टमाइज CSV car.csv नाम का डेटा सेट बनाया इस लोकेशन पे, तो वो लोकेशन मेंशन किया और उसको रीड अंडरस्कोर CSV मेथड में मेंशन किया, एंड आई जस्ट गॉट द डेटा इनटू डेटा सेट्स। एंड अब ये जो पर्टिकुलर मेरा डेटा है उसको मैं डेटा सेट नाम से आगे यूज करने वाला हूं। तो देखो डेटा सेट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ 100 एंट्रीज हैं और 3 कॉलम है, जैसे कि एज, इनकम एंड कार। तो इसी डेटा सेट को अपन आगे भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जहां पे एज और इनकम के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिसाइड कि किस पर्सन के पास कार होगी, किसके पास नहीं होगी। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो क्लासिफिकेशन का ये प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस डेटा सेट को ऐसे लोड किया जाता है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। उसी डेटा सेट का अगर आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें कॉलम कौन कौन से कितने हैं, तो आप देखेंगे 3 कॉलम है, एज है, इनकम है, कार है, दिस इज द वन थिंग। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो उसमें ऐसे कितने हैं भैया कि नॉट नल कितने हैं, मतलब बेसिकली एज में नॉट नल एंट्रीज कितनी है, इनकम में नॉट नल एंट्रीज कितनी है, कार में नॉट नल एंट्रीज कितनी है, तो भैया सब भरे पड़े हैं। 100 नॉट नल मतलब पूरा फील्ड है, उसमें कोई भी नल नहीं है। इनकम में भी 100 नॉट नल, कार में भी नॉट नल 100, और ये जो डेटा टाइप है सबका इंटीजर है, बराबर है जी, सिंपल। और उसमें मेमोरी कितना यूजेज किया है वो भी यहाँ पे उसने दिया हुआ है बाय दिस रिस्पेक्टिव डेटा सेट। उसके बाद दो बहुत ही फंडामेंटल ऑपरेशंस अपन देखने वाले हैं, हेड एंड टेल। यानी कि देखो आप अपने डेटा को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हो कि अच्छा उसमें डेटा किस प्रकार से रखा गया है, उसमें कॉलम्स कौन से हैं, आपका जो डेटा है बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के अंदर उसका नेचर क्या है, तो हेड एंड टेल आपके काफी काम आएगा। जैसे कि इस डेटा सेट का आप प्रीव्यू देखना चाहते हो, इट्स लाइक दैट, है ना। तो हेड मतलब क्या कि आप उसके शुरुआत के कुछ रोज या सैंपल्स देख सकते हो, टेल मतलब आप उस रिस्पेक्टिव डेटा सेट के अंत के, लास्ट के, फ्रॉम द लास्ट कुछ सैंपल्स देख सकते हैं, कितने वो आप यहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यू कैन सिंपली स्पेसिफाई इट हियर कि आप कितने देखना चाहते हैं। अब देखो जी, ये तो बेसिकली ना, इसके अंदर ये वाला फंडा नहीं है, ये जो 1050 वाला फंडा ये तो मैंने डाला है। एक्चुअल में जब रिजल्ट दिखता है आपको तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि जब मैं सिर्फ हेड मेथड लेता हूं तो आपको टॉप के यानी कि शुरुआत के डेटा सेट के पहले 5 सैंपल दिखते हैं। अगर मैं टेल लेता हूं तो देखो आपको अंत के, लास्ट के, फ्रॉम द लास्ट
एंडिंग के 5 सैंपल्स दिखाई देते हैं। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल हेड एंड टेल डिफरेंस। अगर आपको इसमें भैया हेड में जैसे मैंने अभी 10 डाला था, तो अगर 10 डालेंगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा, आपको पहले 10 सैंपल देखेंगे। अगर टेल में लेट से 50 डालेंगे तो आपको आखिर से जो 50 सैंपल है वो दिखाई देंगे, ज्यादा कोई फर्क उसमें है नहीं। एक और फंडा देखते हैं, जैसे कि ऐसे जो डेटा सेट्स रहते हैं जिसमें कैटेगरीज आपको दिखते हैं ना, तो उसमें ये वाला फंडा काफी ज्यादा आपके काम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा सेट के अंदर ये जो कार नाम का कॉलम है ना, उसमें कैटेगरीज मुझे दिख रही है 0101, मतलब जीरो मतलब कार नहीं है उसके पास, वन मतलब कार है। तो अगर मुझे उसकी वैल्यूज की काउंट चाहिए होगी, यानी कि हर कैटेगरी के हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू काउंट निकलती है ये पता करनी, तो ये वैल्यू काउंट फंक्शन काफी ज्यादा काम में आता है। तो आप देख सकते हैं 93 लोगों के पास कार नहीं है, 7 लोगों के पास कार है। अब बात समझ पा रहे हैं? दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड योर डेटा। ये सारी प्रक्रिया वही चल रही है कि लेट से हमारे पास डेटा फ्रेम आ गया, अभी बहुत सारे और स्टैटिस्टिकल मेजर्स भी हम देखेंगे जब एक्चुअल में एमएल के अंदर हम एंटर करेंगे, वो पूरा प्रोसेस शुरू करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द डेटा इंपोर्टिंग, वो सब हम उसमें देखेंगे। उसमें बहुत सारे स्टैट्स मेजर्स भी आते हैं जिसके जरिए जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस हो गया, फिर उसके बाद यार परसेंटाइल, क्वांटाइल, बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, वो भी चीजें अपन देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो यहां फोकस कीजिए बेसिक पांडास के ऊपर कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद लेट से मुझे कुछ ऑपरेट करना है अपने इस डेटा के ऊपर। लेट से मैंने गलती से जो अपना नाम है ना, यहाँ पे बेसिकली कार डाल दिया, सही नहीं लगता ना, कार सही नहीं लगता। लेट से मुझे इसे टारगेट एट्रीब्यूट, बेसिकली अभी ये जीरोस वंस है तो ये आपका टारगेट एट्रीब्यूट ही हो जाता है। अब इसी टारगेट एट्रीब्यूट को मुझे नाम बदलना है, मतलब कार से इसका नाम टारगेट करना है, तो कैसे करोगे? जस्ट बाय यूजिंग द रीनेम ऑपरेशन। ये कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं यार जो कि आप मोस्टली यूज करोगे, इसलिए मैं वो आपको शो कर रहा हूं। ठीक है, दिखा रहा हूं। रीनेम ऑपरेशन, इसमें आप ऑब्वियसली यार कौन से कॉलम है तो वो कॉलम्स मेंशन करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भैया जो अपना कार है, ये कॉलम अभी नाम है, लेकिन मुझे इसे बदलना है इनटू टारगेट नेम, तो कार को मुझे टारगेट नेम में बदलना है। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे ही इसको रीनेम करता हूं, अब यहां पे वो कार नेम नहीं रहा, अब ये टारगेट नेम में बदल चुका है। ये बेसिक चीज है। एक मिनट, ये क्या है? मैंने बदला तो था इसको, मैंने इसको बदला तो था, लेकिन फिर से जब मैं डेटा सेट को देखता हूं तो वो जो का त्यों भैया कार वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। एनी सजेशंस, क्या हो रहा है ये? नॉट सेव्ड, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो सेव ही नहीं हुआ, ओरिजिनल में चेंज ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, अभिषेक जी कह रहे हैं ओरिजिनल में चेंज नहीं होता, वो तो सही बात है, लेकिन ये डेटा फ्रेम है पांडास का। क्या करना चाहिए अगर मुझे लेट से अपने रिस्पेक्टिव चेंज को ओरिजिनल के अंदर मुझे इंक्लूड करना है, तो क्या किया जाना चाहिए? एग्जैक्टली अनम जी ने बहुत बढ़िया बताया, बहुत सही बताया। इन प्लेस, इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब ही क्या होता है? जैसा नाम वैसा काम। कभी आपने डिटेल में सोचा है इन प्लेस क्यों बोलते हैं उसको? बाय डिफॉल्ट तो इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स होता है, मतलब जो भी आप, जैसे कि अभी मैंने इस डेटा के ऊपर मॉडिफिकेशन किया रीनेम ऑपरेशन के लिए, वो फॉल्स होता है। इन प्लेस मतलब देखो, मैंने क्या किया, इस ऑपरेशन को करते वक्त इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया, मतलब अब जो भी ऑपरेशन आप यहां पे करोगे उसके बाद इस डेटा सेट में ये जो चेंजेस है ये परमानेंट हो जाएंगे। तो इन प्लेस का मतलब ये जो जगह है, ये जो जगह, इसी के अंदर, इसी के अंदर, इसी के इन आप अपडेट को रखो परमानेंटली, ये चीज है। ये सिंपल सी बात है। तो अगर आप देखेंगे वापस से डेटा सेट प्रिंट करके आफ्टर दिस रिस्पेक्टिव कमांड, तो वो टारगेट दिख रहा है, वो सही बात है कि नहीं? तो चलो, आपको इतना पहले से पता है वो बहुत बढ़िया बात है कि नहीं, मतलब आपने पहले से कुछ देखा हुआ है, चीजें समझी हुई है, सो इट्स बेटर यार। ठीक है, कमिंग ऑन टू दिस रिस्पेक्टिव पार्ट, लेट से आपको किसी डेटा सेट के कौन कौन से कॉलम है वो देखने हैं, तो देखो यार ये सब के सब आपके कॉलम है। ठीक है, इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, यानी पाइथन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये आपके रिस्पेक्टिव क्या है, ये रिस्पेक्टिव आपके सबके सब कॉलम्स आ गए। उसके बाद आगे बढ़ते, मूविंग ऑन। अगर मैं सिलेक्टिवली अपने डेटा को देखना चाहता हूं, अभी तक मैंने क्या किया कि हेड एंड टेल के जरिए थोड़ा सिलेक्टिव नेचर रखा, लेकिन मैं अपने डेटा सेट में सिलेक्टिवली जितने भी कॉलम्स है उसमें से सिर्फ कुछ कॉलम का डेटा देखना चाहता हूं, तो आप कैसे करेंगे? डबल राउंड ब्रैकेट, अब डबल स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये मुझे मत बताइएगा कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है। इसीलिए हमने 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, 4 डायमेंशनल एरे देखा था, समझा था। ओके, तो नाउ दिस थिंग शुड बी क्लियर। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये टेबल है क्या? व्हाट इज दिस टेबल? इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे जिसमें रोज है, जिसमें कॉलम्स है, 2 डिमेंशन है। सही बात है ना, मुद्दे की बात कर रहा हूं, है ना? तो वही तो बात निकल के आती है, उसी को तो अपन डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज यहां देख रहे हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है, एज और टारगेट का ही डेटा देखना है। आई डोंट वांट टू सी इनकम, मुझे इनकम नहीं देखना, मुझे सिर्फ एज और जो अपना टारगेट वाला फंडा उसी का डेटा मुझे देखना है। तो ठीक है, एज और टारगेट रखो इस डबल स्क्वायर ब्रैकेट में विद द नेम ऑफ डेटा सेट जिसको एक्सेस कर रहे हो, और वो देखो आपको देखने को मिल जाएगा। बस 2 ही कॉलम डेटा है। उसके बाद आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर के ऊपर, वो है लॉक।
हाँ जी, अब तक तो हमने सिलेक्टिव कॉलम टारगेट करना देख लिया, लेकिन अगर मुझे सिलेक्टिव रो टारगेट करना होगा तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि सिलेक्टिव भैया कॉलम टारगेट करना है, तो वो तो आपने देख लिया कैसे किया जा सकता है। मुझे अगर सिलेक्टिव रो को अगर टारगेट करना है तो कैसे किया जाए, विद द लॉक एट्रीब्यूट। लॉक एट्रीब्यूट क्या करता है, इट्स लाइक सिंपली आपकी डेटा सेट के अंदर जिस भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, सो लॉक स्टैंड्स फॉर लोकेशन, जिस भी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं उसका इंडेक्स वैल्यू यहां पे मेंशन कर दो, दैट इज 50। तो मुझे 50 रिकॉर्ड चाहिए, 50वां रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा जी, आपको 50वां रिकॉर्ड चाहिए, तो वो आपके सामने देखो 50वें रिकॉर्ड की डिटेल रख देगा। 50वें रिकॉर्ड में जिस बंदे का एज है वो 20 है, वो कमाता 74,000 है। भाई साहब क्या कर रहे हो तुम इतनी उम्र में, और उसका टारगेट जो है वो जीरो, मतलब उसके पास कार नहीं है, क्या फायदा इतना कमाने का फिर। तो इस तरीके से आप जो है रिस्पेक्टिवली एक रो को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको रेंज ऑफ रोज को एक्सेस करना है तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग का फंडा जो हमने पहले यूज किया, जो हमने पहले पढ़ रखा है ना भैया, उसका बहुत सारा ढेर सारा इस्तेमाल होने वाला है। सो मेक श्योर कि आपने वो समझ लिया, उसके बाद यहाँ पे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो भैया 50 से लेके 60 तक फंडा मेरे को जानना है, लेकिन इसमें एक ताज्जुब वाली बात यह है कि 50 और 60 दोनों इंक्लूडेड होते हैं। डोंट कंसिडर हियर कि जो एंड इंडेक्स मेंशन किया वो इंक्लूड नहीं होगा एज जो कि हमने पहले देखा था, लेकिन वो एक वेरिएशन यहाँ पे है, 60 भी इंक्लूड किया है। अगर आपको बिलीव नहीं होता कि जो 50 रिटर्न किया था वो सही था या नहीं, देखो ये 50 वाली एंट्री देख लो आपके सामने, एज 20, इनकम 74,000, टारगेट जीरो, वही तो दिखा रहा था, वही तो वो शो कर रहा था। सिंपल सी बात है। और भी आगे हाई लेवल ऑफ फिल्टरिंग अगर मुझे करनी है कि भैया कुछ कंडीशन के बेसिस पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा सेट के अंदर मेरा डेटा सेट की इनकम की वैल्यू जहां पे ग्रेटर देन कितना है, ये 10 लाख होगी, कितना, 1 2 3 4 5, नहीं 1 लाख होगी, तो वही मुझे रिकॉर्ड दिखाओ। मतलब क्या, मेरा सिंपल सी क्वेरी ये है, पूछी जा सकती है ऐसी क्वेरीज आपके रेस्पेक्टिव इंटरव्यू क्वेश्चन में कि भैया मेरे डेटा सेट में जो इनकम कॉलम है उसकी मदद से मुझे फिल्टर करना है मेरे रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ रोज को। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जिस पर्सन की भी इनकम 1 लाख के ऊपर है, मुझे उसका डेटा दिखा दो। तो आप क्या करोगे, मुझे डेटा सेट का ही रिकॉर्ड दिखाना है जिसमें भैया आप इनकम को कैसे मेंशन करोगे, ऐसे इनकम को ऐसे मेंशन करोगे कि डेटा सेट के अंदर जो इनकम की वैल्यूज हैं, अगर किसी की भी वैल्यू 1 लाख के ऊपर जाती है तो आपको वो डिस्प्ले करना है, देखो सबकी वैल्यू 1 लाख के ऊपर ही है। तो इस तरीके से फिल्टरिंग किया जा सकता है। अगेन देयर इज वन मोर डेटा सेट जो कि अपन भैया NaNA, मतलब नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर मतलब वहां कुछ भी नहीं है, नल है, कुछ भी नहीं है वैल्यू। ओके, फॉर दैट मैं पर्पज यूज करने वाला हूं, वो है abc.csv। डोंट वरी, ये सारे डेटा सेट फाइल आपके साथ शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइल भैया मैंने यहाँ पे इस लोकेशन से यहाँ पे लोड कर लिया। अभी एग्जांपल के तौर पे भैया इसका मैं इसका नामकरण करके इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो देयर आर सम आइटम्स, ये क्या हो गया, स्पेलिंग में ए ज्यादा हो गया क्या, चलो ठीक है, रीनेम कर लेना है कि नहीं। रीनेम कर लेना अभी जो मैंने बताया था। तो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू, ये करके एक बार देख लेना। तो उसके बाद फिर उसके बाद उन आइटम्स की जो रिस्पेक्टिव प्राइस है, कुछ आइटम की प्राइस मेंशन ही नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पे नॉट नल वाला फंडा भी आ जाता है जो कि अपन चेक करते हैं। जैसे कि सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो एग्जांपल डेटा सेट है इसमें भैया मुझे दिख रहा है कि प्राइस कॉलम में बहुत सारे नल, मतलब वहां ब्लैंक है, इट्स नॉट हैविंग एनी एक्चुअल गुड डेटा देयर, इट्स नॉट अ नंबर, NaN मतलब नॉट अ नंबर। ओके, दिखा रहा है। तो भैया मुझे यहां पे देखना है कि कौन कौन से नॉट नल। अब नॉट नल फंक्शन क्या करता है पता है, नॉट नल फंक्शन अपने को बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है फॉर एवरी सैंपल। क्या करता है, बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है फॉर एवरी सैंपल। जैसे कि वो बताता है कि जीरो रिकॉर्ड जो है उसका प्राइस कॉलम में कुछ वैल्यू है, इट इज नॉट नल। नॉट नल मतलब ट्रू, अगर नल मतलब फॉल्स, तो जैसे कि देख सकते हैं पहला वाला 70 प्राइस दिखा रहा है, यानी कि वो नॉट नल है, तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगला वाला सेकंड वाला NaN यानी नल है, तो आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे फॉल्स, मतलब आप नहीं, वो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा, बराबर है। उसके बाद 50 है तो देख सकते हैं आप वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, उसके बाद भैया वापस नल है तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यानी कि जहां जहां पे वो नल नहीं होगा वो ट्रू रिटर्न होगा, जहां जहां पे नल होगा वो रिटर्न करेगा आपका रिस्पेक्टिवली फॉल्स। तो यार ये तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास हो सकते हैं, आई कैन हैव मेनी मेनी डजन्स ऑफ रिकॉर्ड यार। तो फिर ये कौन सी बात हुई, ये थोड़ी ना हुआ कि मैं ऐसे थोड़े ना चेक करते बैठूंगा, मेरे को डायरेक्टली भैया उन सब आइटम्स की डिटेल अपने सामने चाहिए। तो कैसे मिलेगी, जैसे कि कंडीशन लगाओगे ना, जैसे हमने ऊपर कौन सी कंडीशन लगाई थी, ये फिल्टरिंग की कंडीशन लगाई थी बेस्ड ऑन दिस रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट, तो वैसे ही यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल डेटा सेट के अंदर प्राइस के ऊपर हम इज नल वाला एट्रीब्यूट यानी कि फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या करेगा, जो जो आपके प्राइस के अंदर मैच कर जाएगा कि वो नल है, नल है, नल है, सिर्फ वही एंट्रीज आपको दिखाएंगे। तो 1 2 3 4, यहां 4 नल है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 फॉल्स है यानी कि 4 नल। तो ये जितने भी आइटम्स आपके डेटा सेट के अंदर होंगे जो कि एक्चुअल में वैल्यू मिसिंग होगी वो आपको यहां पे दिखा देगा। अब इनके साथ कैसे डील किया जाए, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, फिल NA इस रिस्पेक्टिव मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मुझे क्या करना है, जहां जहां पे भी भैया एग्जांपल ये प्राइस मुझे यहां पे दिख जाएगी, मतलब प्राइस कॉलम के अंदर मॉडिफाई करना है, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, उसमें अपने को मॉडिफाई करना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये जो मॉडिफिकेशन मुझे यहां करना है उसमें फिल करो उन वैल्यूज को, फिल करो उन वैल्यूज को NA मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है,
इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर। उसको फिल करो विथ वॉट मेरे रिस्पेक्टिव जितने भी इसमें वैल्यूज हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू से उसे रिप्लेस करो। तो ये कैसे पता चलेगा? आपकी प्राइस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे आपको अपने मिसिंग वैल्यूज को फिल कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं, यहां पे क्या था? नल था, बराबर है, लेकिन उसे किससे मैंने रिप्लेस किया? 70 से। क्यों? बिकॉज आपका जो एंटायर डेटा सेट है उसमें 70 हाईएस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। फिर आपको देखेंगे लास्ट में दो भी यार 70 है। क्यों? क्योंकि लास्ट में दो देखो फॉल्स थे, तो वो भी 70 कर रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका थर्ड इंडेक्स पे था वो भी फॉल्स था, तो थर्ड इंडेक्स पे भी 70 हो रखा है। इस तरीके से भैया आप फंडा जो है मैक्सिमम का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, मिनिमम का, लाइक अगेन मैक्सिमम का ये फंडा मैंने यहाँ पे लगाया, ये लगा सकते हैं। एक चीज किसी ने नोटिस की? एनीवन नोटिस्ड वन थिंग? क्या फंडा चल रहा है, क्या मामला हुआ? स्टैंडर्ड डिविएशन में ठीक है समझ सकते हैं 15.51 आ चुका है। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जानबूझ के क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा है। मिनिमम में 15.51 क्यों आ रहा है? व्हाई इट इज कमिंग सेम? मैक्सिमम में 15 पॉइंट, अभी तो देखा था 70 आ रहा है, तो ये 15.51 क्या आ रहा है? क्या एरर है, क्या बग है, या फिर कोई एरर है भी या नहीं? बताइए चैट सेक्शन में, क्या दिक्कत है, क्या मामला है? बताइए। सर चेंज कर दिया था, वो वापस मिनिमम वाला आ गया। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू, मैं आपको ये बोल के भी बताता हूं। चलो ये 15.51 जो है स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू है, तो फिर बाकी चेंज क्यों नहीं हो रहा? जैसे मैं लाइक, नहीं नहीं नहीं, इन प्लेस नहीं किया, नहीं पीयू जी कह रहे इन प्लेस नहीं किया, तो उल्टा वो अच्छी बात है ना। अगर इन प्लेस नहीं किया तो भैया फिर चीजें चेंज होनी चाहिए ना, हर बार अलग कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये क्या बवाल है? कुछ कोई परफेक्ट इसका आंसर दे सकता है? कि देखो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं। पहले तो इसने परफेक्ट, yes, yes, exactly. That's what I wanted. Yes, that's what I exactly wanted. It's no more null. It's no more null. नल है ही नहीं अभी वो, क्योंकि आपने पहले उसे क्या कर दिया? फिल कर दिया। बराबर है, ये तो ऑब्वियसली ये वाली बात तो नहीं। अब ये ऑब्वियसली आपने क्या किया? ओरिजिनल डेटा सेट एक रिटर्न करता है और इसे आपने क्या कर दिया? न्यू जो प्राइस कॉलम है उसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब जब आप उसने रिप्लेस कर दिया अपने स्टैंडर्ड को, तो यानी कि उस रिस्पेक्टिव डेटा सेट में अब ये नल रहा ही नहीं। दिस इज नो मोर नल, दिस इज द एग्जैक्टली आंसर दैट इंटरव्यूअर वुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ये अभी नल ही नहीं रहा। अगर ये नल ही नहीं रहा तो आप क्या फिल करने की कोशिश कर रहे हो? मिनिमम फिल करने की कोशिश कर रहे हो, मैक्सिमम फिल करने की कोशिश कर, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू? बात ये समझो, बस इतनी सी बात थी है। खुद से एक बार आप करके देखना, ट्राई करके देखना, आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव डन। आगे बढ़ते हैं। लेट्स से यार मुझे अभी लाइक रीनेम हो गया, ऐड हो गया, अभी मुझे यार लेट्स से मुझे यहाँ पे ड्रॉप करके देखना है किसी एक रिस्पेक्टिव कॉलम को। आई नीड टू ड्रॉप इट। तो क्या करोगे जी? व्हाट यू विल डू? सिंपल सा फंडा करोगे, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं करोगे। आप क्या करोगे? ड्रॉप यहाँ फंक्शन यूज करोगे, कॉलम का नेम लिखोगे, एंड ऑब्वियसली जो आप ड्रॉप करना चाहते हो वो कॉलम है, तो उसका एक्सेस यानी कि कॉलम्स एक्सेस है वो डिलीट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? बी यूज करता हूँ। तो जैसे ही मैं बी यूज करूंगा तो वो डिलीट हो गया। देखो अभी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअल डेटा फ्रेम जो है आपका ऐसा था। ये एक्चुअल वो रैंडम नंबर वाला डेटा फ्रेम नहीं था हमने ऊपर जनरेट किया था, ये है जिसमें एक्चुअल में बी था। लेकिन जब मैं यहां ड्रॉप करने गया डेटा फ्रेम को, तो वो मेरा यहां ड्रॉप तो दिखा रहा है लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इन प्लेस, बिकॉज इन प्लेस। तो जैसे आप इन प्लेस लगा दोगे तो बी आपका कॉलम ड्रॉप हो जाएगा यहां से। सिंपल फंडा है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आखिरी, इस पांडास के आखिरी मुद्दे की तरफ, जो कि अपना भैया देख लो, मर्ज वाला अपेंड वाला फंडा जो है अपन यहां पे देखने वाले हैं। ओके, मतलब कंबाइन करना है, जोड़ना है यार, बस इतना ही बात है। अपेंड करना है उनको। देखो कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूं। जस्ट हैव अ लुक इन केयरफुली हियर। मैंने रैंडमली दो डेटा फ्रेम जनरेट किए, दोनों का रेंज 100 के बीच में रखा, और यहां पे बेसिकली मैंने जो दोनों टेबल है उनका साइज डिफरेंट ले लिया। लेट से 4 कॉलम पहले वाले डेटा फ्रेम में है, 3 कॉलम दूसरे वाले डेटा फ्रेम में है, लेकिन जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम है। इनकी जो कॉलम की लिस्ट है उनके नाम भी मैंने डिफरेंट रख लिए, दैट इज ABCD, और दूसरे कॉलम का नाम रख दिया XYZ, कुछ इस तरीके से। तो देखो दोनों डेटा फ्रेम आपके सामने उपस्थित है, 100 रोज 4 कॉलम, और दूसरा डेटा फ्रेम जिसमें भैया 100 रोज एंड 3 कॉलम्स आर देयर। अब जब मैं अपेंड लगाता हूं तो होता क्या? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू बाय अपेंड, ये आप इस रिजल्ट से समझ जाओ। जो जो इस रिजल्ट से समझ गया बस अपेंड का मतलब समझ गया। मतलब क्या? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, हमने सिंपली एक टेबल था, उस टेबल के नीचे एक और टेबल रख दिया, यानी कि डेटा फ्रेम जिसे बोलते हैं ना। तो हमने क्या किया? ये डेटा फ्रेम लिया, इस डेटा फ्रेम के नीचे ये डेटा फ्रेम प्लेस कर दिया। कैसे? बाय एडिंग कॉलम्स ऑल्सो। ये चीज आपको समझनी है। मतलब अगर आप देखेंगे यहां पे कॉलम कितने A B C D,
अच्छा जी, तो एक्स वाई जेड के यहाँ पे नैन 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 क्यों दिखा रहा है, वैल्यू यहाँ मिसिंग क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये आपका रिस्पेक्टिवली पहला डेटा फ्रेम है, इसीलिए वो नैन दिखा रहा है फॉर द एक्स वाई जेड वैल्यूज, क्योंकि पहले डेटा फ्रेम में एक्स वाई जेड के लिए कोई वैल्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर आप लास्ट क्लास में देखेंगे, ओके, मतलब थोड़ा सा बाद बाद का अगर डेटा देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके एबीसीडी में भी नैन है, कहीं ना कहीं एबीसीडी में भी आपको नैन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट, कि भैया वहां पे ए बी सी डी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जो कि आपका ये रिस्पेक्टिव फंडा बताता है, ये वाला डेटा फ्रेम टू जो है बताता है। तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, एक डेटा फ्रेम के नीचे दूसरा डेटा फ्रेम ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ दोनों डेटा फ्रेम की जो कॉलम्स है वो भी मैंने सिंक कर दिए कुछ इस तरीके से। दैट इज द सिंपल ऑपरेशन जो कि आप भैया अपेंड का देख सकते हैं। एक और ऑपरेशन है जिसको मैं मर्ज कह रहा था ना, मर्ज वाला भी फंडा होता है। मर्ज और अपेंड में क्या फर्क है, ज्यादातर चीजें ये पूछी जाती है कि मर्ज और अपेंड में क्या ज्यादा फर्क निकल के आता है। तो हियर यू नीड बेसिकली अ कॉमन कॉलम, एक कॉमन कॉलम चाहिए होता है। जैसे कि मैंने अगेन वापस से, अब ऊपर तो भैया कोई कॉमन कॉलम नहीं था, एबीसीडी एक्स वाई जेड कोई कॉमन कॉलम नहीं था, लेकिन यहां जानबूझ के मैं क्या करता हूं, एक कॉमन कॉलम निकालता हूं, एबीसी ए वाई जेड, ऐसा दो डेटा फ्रेम निकालता हूं जिसमें एक कॉमन कॉलम है। तो मैं क्या करता हूं, जब मर्ज करूंगा ना, मतलब डेटा थ्री को, मतलब डेटा फ्रेम जो मेरा ये है डेटा फ्रेम, लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम, एंड वी कॉल इट एज अ राइट डेटा फ्रेम, इसके बीच में मैं उसको मर्ज लगा रहा हूं, एंड ये किसके ऊपर लगा रहा हूं, बेस्ड ऑन द कॉलम ए जो कि कॉमन है। अब जब हम आगे एसक्यूएल की तरफ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, इट्स सेम एज दैट ऑफ द आपका जो रिस्पेक्टिवली इनर जॉइन, मतलब जॉइन हम परफॉर्म करते हैं ना, जॉइंस परफॉर्म करते हैं, दो टेबल को जॉइन करना बेस्ड ऑन सम कॉमन एट्रीब्यूट, तो ये वही फंडा हो गया। बस इसको पाइथन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं मर्ज फंक्शन के जरिए यूजिंग द पांडास लाइब्रेरी, दैट्स इट। बाकी ये फंडा वैसा का वैसा सेम का सेम है। जब हम लोग जॉइन में जाएंगे तो और थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे, जो कि कल का अपना प्रश्न था कि सर जी इनपुट कैसा लिया जाए, इनपुट क्या लिया जाए। बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड मर्ज मैंने बता दिया वैसे, ठीक है। ओके, कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, क्या हो रहा है भैया? हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ राजन जी, यस यस यस। लॉक एंड आई लॉक में फर्क क्या होता है, आप खुद ही देखिए। लॉक दोनों ही लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन आई लॉक मतलब आई लग गया, आई मतलब इंटीजर, यहां स्पेसिफिकली हम इंटीजर इंडेक्सिंग की बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, आप बात समझिए। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यही सिंपल सी बात रहती है, ठीक है। हाँ, डिप्रिकेटेड वार्निंग है जी, हाँ फॉर अपेंड, मतलब अब कोई तो ऑब्वियसली ऑप्शन होगा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बट वार्निंग ही है। ज्यादा के फर्क बोले, मतलब इनटू कंसिडरेशन। कई बार ना ऐसा होता है कि वार्निंग जब आती है ना, हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं यार ये चीज थोड़ी गड़बड़ा जाएगी आगे चल के, बट ऐसा होता नहीं है। क्या है ना, कुछ चीजें पुरानी हो जाती हैं, उनमें इंप्रूवमेंट होती है अगले वर्जन में, तो वो इस्तेमाल करने का सजेशन वो देता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज वो पूछते हैं यहाँ पे, दे आस्क, यस यस यस, यस यस यस, हाँ कई बार वही तो कह रहा हूँ, यस जी वही तो होता है। अरे यार मैं चैट वापस से देखने लग गया, सॉरी फॉर दैट। मैं अगेन इस पे फोकस करता हूँ, ये मुद्दे पे फोकस करते हैं। देखो जी, ये मेरा सिंपल सा एक एम्प्टी लिस्ट है जो मैंने डिफाइन किया है। अब मैं यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ एक एक करके एलिमेंट, इनपुट फंक्शन कैसे किया जाता है। कल बताया था जी गुरकीरत जी ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम राइटली, सॉरी फॉर दैट, बट आई रिमेंबर एज गुरकीरत जी ने जो बताया था वो यही स्टेटमेंट बताया था, सही बात है। अब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, एक से ज्यादा अगर मुझे चाहिए होंगे तो ये तो सिंगल इनपुट के लिए है, लेकिन अगर एक से ज्यादा चाहिए होगा तो बहुत सारे सवाल रहते हैं जी इंटरव्यूअर के दिमाग में। यहां तो आपने चलो एक सिंगल वैल्यू इनपुट ले लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां मैं दिखाता हूं, देखो बाय डिफॉल्ट जो नेचर रहता है आपके इनपुट फंक्शन का, वो एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या करता है, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इनपुट लेता हूं, इनपुट फंक्शन लगाता हूं, और उसमें भैया मुझे दिखेगा एंटर द एलिमेंट, और वो एलिमेंट एक्स में जाएगा, और उस एक्स को मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगा। चलो करके दिखाता हूं। लेकिन यहां तो SHRIDHAR ये स्ट्रिंग ले लिया, अब एंटर मारता हूं, देखो जी हो गया। तो प्रोवाइडेड स्ट्रिंग इज श्रीधर, मतलब उसने मेरे यूजर से इनपुट ले लिया, लेकिन वो एक ही इनपुट लिया। मुझे लेट से एक लिस्ट ऑफ एटम्स देना है, मुझे एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब तक मैं चाहता हूं तब तक मैं एंटर करना चाहता हूं नंबर। तो उसके लिए क्या करोगे, वाइल लूप का इस्तेमाल करोगे। रियल लाइफ देख रहे भैया किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इनिशियली क्या करता हूं, यस नो ये मेरा आंसर होगा, और इनिशियली बाय डिफॉल्ट में उसको यस रखता हूं कि मुझे उसमें ऐड करना है। वाइल लूप में कंडीशन रखता हूं कि अगर मेरा यस नो ऑप्शन यस है, यानी कि मैं और एंटर करना चाहता हूं अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट बी के अंदर एलिमेंट्स को, सही बात है। तो मैं शुरुआत में भैया इंटीजर में, मतलब जो भी ये मेरा स्ट्रिंग टाइप होगा, जो भी इनपुट स्ट्रिंग टाइप होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, उसको इंट में ले लूंगा, एक तरीके से आप ऐसा समझिए उसको सिंपल भाषा में। तो वो मेरा बीबी के अंदर चला जाएगा। अब ये बीबी जो है बेसिकली वैल्यू होल्ड करेगा जो यूजर ने दी है, उस वैल्यू को मैं अपने बी यानी कि इस रिस्पेक्टिव लिस्ट के अंदर अपेंड कर दूंगा। अभी अपेंड फंक्शन क्या होता है वो हम देख चुके हैं, ऐसे ही इस्तेमाल होता है पहले वाले ज्ञान का जो हम सीख चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक और इनपुट लेता हूं यूजर से कि भैया आप और एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हो, वांट मोर एलिमेंट। अगर उसने यस उत्तर दिया
तो वो वापस से चेक होगा, यस रहा तो वापस से लूप रिपीट होगा। लेकिन यस के अलावा कुछ भी रहा, एनीथिंग लाइक लेट से नो अगर मैं दे देता हूं, तो भैया वो आपका वाइल लूप रुक जाएगा और आपका प्रोवाइडेड एरे यानी कि लिस्ट जो है वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं, लेट से 1, ओके 1 एंटर किया, चलो वांट मोर एलिमेंट, यू वांट मोर एलिमेंट, यस आई वांट मोर, चलो एंटर एलिमेंट 2, यू वांट मोर एलिमेंट, यस 3, यू वांट मोर एलिमेंट, यस 4, यू वांट मोर एलिमेंट, यस भाई और चाहिए, हाँ 5 भैया, 5 तो इंक्लूड होना चाहिए ना, 5 मिनट्स नीचे नहीं, चलो इसको। अब उसके बाद नहीं, चलो लेट से आई डोंट वांट एनी एलिमेंट, तो नो, चलो बस हो गया, ये आ गया आपके एलिमेंट्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ गए। इस तरीके से यूजर इनपुट हर वेरिएशन में आपको मैंने दिखा दिया, समझा दिया। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, जो कि ये फंडा है क्लासेस का, बड़ा सिंपल है। एक अगर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं, एक छुपी हुई डिटेल, वैसे आपको शायद बहुत लोगों को पता भी होगी लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पाइथन की दुनिया में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं वहां पे उसका क्लास डिफाइन कर रखा है और उसके इंस्टेंस को हम यूज कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। जिन लोगों को क्लास ऑब्जेक्ट या उसका फंडा नहीं पता, तो उनको शायद चीजें इतनी अच्छी तरह समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं बता देता हूं कि क्या हम करते हैं। जैसे कि मेरा ये घर है, आपका भी एक घर होगा, है ना? तो ये मेरा क्लास हो गया, या फिर इसे क्लास नहीं बोलेंगे, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि ये घर बनाने से पहले, ये घर बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट बनाता है, उसे बोलते हैं रिस्पेक्टिवली हमारा क्लास। अब उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए हम बहुत सारे घर बना सकते हैं, बहुत सारे घर बना सकते हैं, तो वो हमारे घर हो गया ऑब्जेक्ट। यानी फॉलोइंग द सेम ब्लूप्रिंट यू कैन मेक मेनी मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि घर। इस रिस्पेक्टिव एग्जांपल से रिलेट कीजिए तो आपको रिस्पेक्टिवली क्लास और ऑब्जेक्ट का रिलेशन समझ में आएगा। जैसे कि मुझे अगर कोई क्लास डिफाइन करना है, तो आई विल जस्ट सिंपली यूज द कीवर्ड क्लास, और उसके आगे क्लास का नाम लिख दूंगा, कोलन डाल दूंगा, और इसमें इनिशियली मैं ज्यादा कुछ नहीं ले रहा, जस्ट दो वेरिएबल ले रहा हूं, V1 एंड V2, दोज आर नथिंग बट योर क्लास एट्रीब्यूट। समझो इस प्रॉपर टर्मिनोलॉजी को, दीज आर कॉल्ड एज अ क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो वेरिएबल 1 है, वो मैंने श्रीधर नाम दे दिया उसको, और V2 में नंबर ले लिया 1 दे दिया, ठीक है। अब चलो, ये मेरा क्लास इतना ही था, बस इतना ही डिफाइन किया मैंने शुरुआत में। अब मुझे अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्लास का एक इंस्टेंस बनाना, तो कैसे बनाओगे? हाउ विल यू मेक इट? तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ उसका नाम लेता हूं, राउंड ब्रैकेट डालता हूं, और भैया राइट हैंड साइड में उसका अपने आप एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो अब ये ऑब्जेक्ट अच्छा सच में बना है, यानी कहने का मतलब ये है कि अब मैं इस ऑब्जेक्ट के जरिए मेरे इस क्लास में जितनी भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उसको एक्सेस कर सकता हूं। फंक्शंस भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता हूं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को जो अभी क्रिएट हुआ है, आप देखेंगे कि भैया ये क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है। क्या है भैया? ये क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है, ये चीज आपको समझनी है। और उसके बाद अगर डिटेल में हम देखें, तो ऑब्जेक्ट 1 डॉट, मतलब डॉट ऑपरेटर के जरिए आप अपने क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर, और एक्सेस कर रहा हूं मैं V1 की वैल्यू। तो V1 की डिफॉल्ट परमानेंट वैल्यू हमने क्या दे रखी फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स? वो श्रीधर है, तो मैंने भैया यहां पे श्रीधर प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद भैया आप देखोगे, ऑब्जेक्ट V2 की वैल्यू देखना चाहता हूं, तो देखो यार 1 है, मतलब हम यहां पे अपने क्लास के एट्रीब्यूट वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहे हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ये है मूलभूत मीनिंग आपके क्लास ऑब्जेक्ट्स का। इतनी बात आपको समझनी है। अगर इतनी बात समझ में आ गई, तो आगे की बात भी समझ में आ जाएगी। लेट से मैं एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, ऑब्वियसली बना सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, क्लास 1 का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट 2 नाम का, और उसमें अभी सबसे पहले प्रिंट कर देता हूं कि भैया वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट 2 डॉट V1। बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो श्रीधर होगी, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा V1 की वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट हर ऑब्जेक्ट के लिए श्रीधर होगी। लेकिन आप चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। आप चेंज भी कर सकते हैं, यू कैन चेंज इट। जैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। कुछ इस तरीके से V1 मेंशन किया, एंड इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेट से राजेंद्र में नाम चेंज करना चाहता हूं, नॉट श्रीधर। मैं हर ऑब्जेक्ट के लिए नेम, यानी कि V1 की वैल्यू डिफरेंट रखना चाहता हूं, तो लेट से मैंने यहां पे राजेंद्र दे दिया, एंड एक बार वो मेंशन कर दिया, तो नाउ अब ऑब्जेक्ट की देखो प्रिंट वैल्यू जब मैं करता हूं V1 की, तो देखो वो चेंज हो गई, राजेंद्र हो गई है। पहले श्रीधर थी पहले प्रिंट के लिए, अब दूसरे प्रिंट के लिए राजेंद्र हो गई है। दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट द डेटा एज वेल बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स, बराबर है, स्पेसिफिकली फॉर ऑब्जेक्ट। वैसे क्लास में तो ये डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी, ये चीज समझनी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कमिंग ऑन टू द फंक्शंस एंड सेल्फ कीवर्ड, ठीक है, इसके बारे में भी देखते हैं। ये मेरा रिस्पेक्टिवली क्लास 2 है जो मैंने डिफाइन किया। इसमें ये डिफॉल्ट मेरे वेरिएबल्स है, नेम एंड रोल नंबर जो दे दिए। हर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो अपना नेम श्रीधर और रोल नंबर 1 लेके ही पैदा होगा, मतलब शुरुआत करेगा। एक और फंक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ होगा जो कि उसका नाम बताएगा। जब भी अगर लेट से रोबोट में हम एक फंक्शनैलिटी दे देते हैं, व्हाट्स योर नेम, है कि नहीं तो इस फंक्शन को कॉल करेगा वो ऑब्जेक्ट, वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और उसका जो नाम है वो डिस्प्ले कर देगा, दैट्स इट, है ना? तो वो ये फंक्शन इसीलिए है, सिंपली, और कुछ नहीं। अब आपके बारे में, लाइक आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर ये सेल्फ क्या चीज होती है?
सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस एग्जिस्ट करती पूरे ऑल ओवर द इंटरनेट, लेकिन एक सिंपल भाषा में मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मैं एक आपको बताता हूँ। सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ, मैं खुद, बराबर है। मेरा सेल्फ डिफरेंट होगा, आपका सेल्फ डिफरेंट होगा। बात सही है? इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मतलब मैं एक पर्सन की बात कर रहा हूं, लेट्स कंसिडर। पर्सन से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर जंप करने वाले, डोंट वरी, बट पहले इसे पर्सन की तरह समझो। आपका सेल्फ डिफरेंट है, यानी कि आप डिफरेंट हो, मैं डिफरेंट हूं, कोई और डिफरेंट है, थर्ड पर्सन डिफरेंट है, बराबर है? बात समझ पा रहे हैं? तो ये होता है आपका रिस्पेक्टिव सेल्फ। अब मैं जो हूं, मेरे अंदर अपने खुद के एट्रीब्यूट्स है, मेरे अंदर अपने खुद के फंक्शंस है, और उन फंक्शंस की खुद की कुछ वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब इसमें एक बात का डिफरेंस ऑब्जेक्ट की दुनिया में आ जाता है कि जो भी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन है वो आप में भी और मेरे में भी सेम है। यानी कि जो पंच तत्व है जिससे हम बने हैं, पंच तत्व जो कि जिससे कि आप बने, मैं बनाऊं, वो तो सेम है ना। वो तो सेम है, एट्रीब्यूट्स फंक्शन सारे सेम है, लेकिन उनमें जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। क्योंकि आपका एनवायरमेंट डिफरेंट रहा है, जैसे आप बड़े हुए हो, मेरा डिफरेंट रहा है एनवायरमेंट, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं। तो आपकी वैल्यूज डिफरेंट है, मेरी वैल्यूज डिफरेंट है, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द सेल्फ इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट द सेल्फ इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। देखो मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ। लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास 2 का, obj11 करके। अब मैंने इनिशियली एबीसी फंक्शन को कॉल किया, ऑब्वियसली जैसे वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हैं वैसे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, डॉट एबीसी इस तरीके से। तो वो बाय डिफॉल्ट आपका obj11 का जो नाम होगा वो क्या होगा? श्रीधर होगा। और वही श्रीधर यहां पे इस ऑब्जेक्ट, सेल्फ मतलब क्या? ऑब्जेक्ट 11 की बात कर रहा हूं, उसका जो नाम है इनिशियली, उसके साथ जो नेम के साथ एट्रीब्यूट अटैच्ड है वैल्यू, दैट इज द श्रीधर। तो जब मैं सेल्फ डॉट नेम कर रहा हूं, यानी इस ऑब्जेक्ट का नेम प्रिंट कर रहा हूं, यानी कि जो मैं यहां कर रहा था ना, यहां कर रहा था ना, ये कर रहा था ना, ये कर रहा था ना, यही चीज मैं यहां पे कर रहा हूं विद द सेल्फ। दैट्स इट। तो ये सेल्फ एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को ही हाईलाइट कर रहा है, बराबर है? ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये उसी के नेम को दिखाएगा। ओके, तो चलो मैंने पहले डिस्प्ले कर दिया, अब मैं उसको चेंज करता हूं, नेम को चेंज करता हूं। ऑब्वियसली मैं एक्सेस कर सकता हूं नेम को डॉट ऑपरेटर के जरिए, तो मैं उसको चेंज करता हूं राजेंद्र में, और अब वो चेंज होने के बाद मैं एबीसी को कॉल करता हूं और वो राजेंद्र दिखा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वैल्यूज है, चाहे वो चेंज हो ना हो, वो उसकी वैल्यूज को सेल्फ यानी कि उसके जरिए, सेल्फ कीवर्ड के जरिए एक्सेस कर पा रहा है और उसे रिफ्लेक्ट यानी कि दिखा पा रहा है। दिस इज व्हाट द फंडामेंटल थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और चीज होता है कंस्ट्रक्टर नाम का चीज, जिसमें हम इनिट, ये फंक्शन मतलब ये कंस्ट्रक्टर ही है आपका, मतलब जब भी आप रिस्पेक्टिवली देखो। अब यहां पे भैया आप क्या कर रहे थे? वट यू आर ट्राइंग टू डू, एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त भैया आपका कोई कंट्रोल था क्या शुरुआत में कि भैया मेरा नाम श्रीधर होना चाहिए या राजेंद्र होना चाहिए? नहीं ना, कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन इस रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर के साथ वो कंट्रोल आप ले लेते हो। यानी कि जब भी आप यहां पे अपने क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो, तो उसी वक्त आप क्या करते हो? मनीषा ये नाम पास कर देते हो, ये नाम पास कर देते हो, यू जस्ट पास दिस नेम। और ये नेम कहां जाके बैठ जाता है? आपकी इस रिस्पेक्टिव नेम के अंदर, और ये नेम आपके ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट को असाइन हो जाता है। समझो, ये नेम मैंने पास किया, ये आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शन में आया। इनिट इज द डिफॉल्ट फंक्शन जो कि आप कंसिडर करो, जो कि हर वक्त कॉल होता है जब आप इस क्लास का इस्तेमाल करते हो, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो। तो ये भैया मनीषा यहां पे जाके बैठ जाएगा नेम में, ये नेम आपका असाइन हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट को, ये समझो। और रोल नंबर तो वैसे भी डिफॉल्ट आपका सभी का 1 होगा, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए। और जब भैया ये सारी प्रक्रिया करने के बाद मैं नेम प्रिंट करता हूं, तो देखो भैया मनीषा नेम मेरा प्रिंट होगा, क्योंकि वो मैंने पास किया था वही प्रिंट होगा। और जब मैं एबीसी फंक्शन को कॉल करूंगा, तो उसी सेम ऑब्जेक्ट का नेम जो जो कि मैंने मनीषा पास किया था वही प्रिंट होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, कंस्ट्रक्टर, इनिट फंक्शन जो भी कह लीजिए, उसका सेल्फ वाला भैया फंडा, बेसिक ऑब्जेक्ट और जो क्लास का रिलेशनशिप है वो वाला फंडा कह लीजिए। इतना भी अगर आपको पता है तो भी इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर द डेटा साइंस फील्ड, क्योंकि इसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल अपन करने वाले हैं आगे चल के। बस इतना भी काफी है। सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन फॉर नाउ एंड लेट मी मूव टूवर्ड्स हेयर। यस जी, यस 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 यस। आ जी, बाय डिफॉल्ट भी हो सकता है, ऐसी कोई उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये मुझे आपको बताना जरूरी है। ओके, बताना जरूरी है। अच्छा जी, आशीष जी बताइए क्लास में क्या समझ में नहीं आया? पहले मुझे ये तो समझ में आने दीजिए कि क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं आपको समझा सकूं। चलो बताइए, क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया आशीष जी? कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मैं बताता हूं। क्या होता है ना, हमने क्या किया था, जब हमने क्लास अपना बनाया, उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स की डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे दे रखी थी। तो जब भी कोई उस क्लास का ऑब्जेक्ट तैयार होता था, जब भी कोई क्लास तैयार होता था, तो हो क्या रहा था कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उन डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ ही जनरेट किया जाता था। फिर बाद में हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज करते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं?
हम अपने रिस्पेक्टिवली ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को पास कर सकते हैं ड्यूरिंग क्रिएशन, और वो वैल्यू जो पास हो रही है वो एक फंक्शन को पास हो रही है, एंड दैट फंक्शन इज नथिंग बट द डिफॉल्ट क्लास फंक्शन, और उस डिफॉल्ट क्लास फंक्शन को कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी अलग अलग वैल्यू हर ऑब्जेक्ट कैरी कर सकता है। एग्जैक्टली समझ में आ गया जी? अच्छा जी, सेल्फ भी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है। अब इतना अच्छे रिलेटेबल एग्जांपल के साथ बताया यार। अभिषेक जी, आप अलग हो, मैं अलग हूं, लेकिन हम तो भैया मेन वही क्लास के कंपोनेंट से बना है। वही सेम एट्रीब्यूट आप में भी, वही सेम एट्रीब्यूट मेरे में भी है, वही फंक्शन आप में भी, वही फंक्शन मेरे में भी है, लेकिन हम दोनों के भैया, हम दोनों के लेट से वैल्यूज डिफरेंट है। तो सेल्फ के जरिए जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूं, तो वो ऑब्जेक्ट उसके सेल्फ के साथ कनेक्ट होके सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। अगर वो सेल्फ किसी और ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ गया, मतलब जब आप उसे कॉल करोगे तो वो ऑब्जेक्ट उस सेल्फ के साथ जुड़ेगा, तो वो आपको उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज डिस्प्ले करेगा। दैट्स द सिंपल सेंस ऑफ दैट, नथिंग एल्स, ठीक है? ओके। ओके जी। इंस्टेंस क्या होता है? इंस्टेंस किसे बोलते हैं? इंस्टेंस इज नथिंग बट घनश्याम जी आपका ऑब्जेक्ट एक ही चीज हो गया। सो हम इसे इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ लाइक सॉरी इंस्टेंस ऑफ क्लास बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बोलते हैं, ठीक है जी, सेम मीनिंग है। अप एंड मर्ज का डिफरेंस मैंने बताया पीयूष जी। देखिए, अप एंड में हम क्या करते हैं, सिंपली दो जो हमारे टेबल है या डेटा फ्रेम है उसको एक के नीचे एक रख देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, उसमें कोई कॉमन कॉलम की जरूरत नहीं होती। लेकिन मर्ज में आपको कॉमन कॉलम की जरूरत होती है। बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस मैंने बताया पहले ही, ठीक है? ओके जी, चलो यस नो का शोर मचाइए, यस नो का शोर मचाइए, यस नो का शोर मचाइए। समझ में आ गया? बढ़िया लगा? सही लगा? सही समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत दुविधा? चलो यस नो का शोर मचाइए। आ इनिट भी एक बार बता दीजिए। इनिट कुछ नहीं है जी, ये वही आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इनिट। इट्स नथिंग प्रज्वल जी, वो आपका इनिट ही फंक्शन है। वो इनिट ही लगाते हैं कंस्ट्रक्टर, जब आप डिफाइन करते हैं तो उसमें इनिट ही मेंशन आप करते हैं, कि वो आइडेंटिफाई हो सके कि आपका ये क्लास का बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का फंक्शन है, ठीक है? चलो चलो, यस 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 भैया, आने दो, क्या पूछ रहे हैं अक्षर जी? कंस्ट्रक्टर बना दिया तो क्या पैरामीटर देना कंपलसरी है? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। वो तो आप देना चाहते तो दीजिए, नहीं तो आप देने की कोई जरूरत नहीं, उसको ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है? आह, या इट इज इंपॉर्टेंट, बट जितना मैंने बताया उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आह, क्या बता रहे हैं सर? हाँ, तो वही तो बताया मैंने जी, अभी तो बताया आपको, क्लास मेथड के बारे में बताया तो सही। स्टैटिक में ज्यादा कोई फर्क नहीं, वहां स्टैटिक कीवर्ड आ जाएगा, दैट्स इट। बट वो इट्स नॉट ऑफ द इंटरेस्ट जो कि अपने को डेटा साइंस में इतना जरूरी पढ़ने वाला है, ठीक है? अच्छा जी, वो बोल रहे हैं इनहेरिटेंस, नहीं 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 नहीं, वो वाला फंडा अपन इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पे डेटा साइंस में। इसलिए तो मैंने बोला डेटा साइंस के लिए जो जो चीजें जरूरी है वही अपन पढ़ने वाले हैं, वही अपन समझने वाले हैं। सो दीज थिंग्स डोंट कम देयर। ओके। ओके। सर पांडास भी अभी बाकी है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं, वैसे तो मेजोरिटी ऑफ चीजें हमने डिस्कस कर ली जो फंडामेंटल चीजें हैं उससे रिलेटेड, लेकिन थोड़ी बहुत और चीजें हैं जैसे कि उसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे अपन उसका इस्तेमाल देख लेंगे। वैसे मेजरली उसको अपन कवर कर चुके हैं, ठीक है? ओके, चलो 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 भैया। ओके ओके ओके, यस का हल्ला मचाइए। चलिए यार, वापस दोबारा से यस का हल्ला मचाइए, मुझे देखने दीजिए। यस 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 यस। चलो 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 चलो। सर कल क्या पढ़ाएंगे सर? कल थोड़ा सा छुट्टी लेंगे, संडे है, छुट्टी का दिन है। ओके। हाँ, कोई दिक्कत नहीं अभिषेक जी, वीक है तो मैं भी ज्यादा ही, इतना कोई 30 मार खानी हूं, मैं भी वीक ही हूँ। आज का सेशन थोड़ा ज्यादा स्पीड अप होगा, कोई नहीं जी, रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है यार, क्योंकि क्या है ना, मेरा एक तरीका होता है यार, अगर उसमें अगर मैं ढाल के ना बता सकूं तो फिर भी मैंने बहुत बार रिपीट करता हूँ चीजों को यार, बहुत बार रिपीट करता हूँ, कि अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार में नहीं आया तो तीसरी बार में आएगा, फिर यहाँ क्यूएनए में आता हूँ, फिर से वही चीज वापस समझाता हूँ मैं। तो रिपीट तो बहुत ज्यादा करता हूँ। डीएसए रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंस। ओके, उतना ही जितना मैंने आपको बताया। वैसे तो कुछ बताया नहीं है। देखो, डीएसए जरूरी है, बट पाइथन के स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है। पाइथन के स्ट्रक्चर हम नहीं यार, डेटा साइंस में कहाँ यार, हम लोग प्रिम्स एल्गोरिदम, क्रुस्कल एल्गोरिदम थोड़ी ना लगाते हैं, वो चीज थोड़ी ना अप्लाई करते हैं, तो इतना जरूरी वाली वो चीज है नहीं। मतलब देखो, कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि अभी तक हमने देखे हैं, वो जरूरी है, बट नॉट दैट मच, है कि नहीं? मंडे को भैया एमएल की सीरीज शुरू करने वाले हैं अपन, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एमएल सारा कंबाइंड इंटीग्रेटेड स्टडी अपनी शुरू होने वाली है। डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैंने बोला कि अभी जो हमने पढ़ा चीजें अभी तक, लिस्ट पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, ये टपल पढ़ा, ये वही तो स्ट्रक्चर्स थे, ये बिल्ड इन आपके डेटा टाइप्स थे ना आपके पाइथन के, इसलिए तो इनको पढ़ा, क्योंकि वो आगे इस्तेमाल में आने वाले। ओके। प्लीज टेक अ स्मॉल सेशन और पांडास ग्रुप बाय एन एग्रीगेट फंक्शन, किस में भैया?
अच्छा ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। वैसे तो यार आ ये ना, ये चीज जो है ना राजन जी, एक्चुअली ये ग्रुप बाय वाला जो चीज है, ये अपन एसक्यूएल में डिटेल में देखने वाले हैं। आप बात समझ रहे हैं, ये एसक्यूएल में डिटेल में देखने वाले हैं, तो वहां पे वो चीज आने ही वाली है। ओके। वैसे ज्वाइन अभी हमने देख लिया, जैसे मर्ज वाला होता है फंडे, है ना। सो हैप्पी वीकेंड। अच्छा जी, हैप्पी वीकेंड आपको भी बढ़िया तरीके से। डीएसए इंटरव्यू में पूछेंगे क्या सर, डीए डेटा साइंस के? चांसेस बहुत कम है यार। जितना भी पूछेंगे वो यही पूछेंगे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में या बेसिक जो आपके क्लासेस के बारे में, ये पूछ सकते हैं। लेकिन यार इतना भी ज्यादा कोर कोई डीएसए आपको पूछेगा नहीं, इतना कोर कोई डीएसए पूछेगा नहीं। क्योंकि आप डेटा साइंस के लिए जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे आइडियोलॉजी आपकी एमएल की, डीएल की, ये ज्यादा कॉन्क्रीट होनी चाहिए, थोड़े मैथमेटिकल इंट्यूशंस आपके कॉन्क्रीट होने चाहिए, ठीक है। ब्रो, अच्छा आपने ब्रो नहीं लिखा, आपने मुर्रो लिखा है। मेथड आएगा क्या डेटा साइंस में? मेथड रिजोल्यूशन में ये क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। आई डोंट नो दिस घनश्याम जी, प्लीज गिव सम रेफरेंस, ये क्या बोल रहे हैं आप? आ, आकिब जी, इसीलिए तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आप नोट करके रखिए, क्योंकि मुझे तो याद नहीं भैया। मुझे तो याद नहीं, इसीलिए डेली सेशन में मैं आपको दे रहा हूं। देखो, देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड इट। मैंने जब पहला सेशन, मतलब पहला लाइक बैच कंडक्ट किया था, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन दिए थे, तो हो ऐसा रहा था ना कि मैंने उनको जब भैया कुछ नोट्स देता गया ना, तो जब मैं इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में उनको अगले दिन पूछता था, तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था। तो मैंने क्या सोचा कि मैं भैया अपनी तरफ से कोई रिटर्न क्वेश्चन नहीं देगा, मैं हर बार सेशन में क्वेश्चन बताएगा, जब मैं हर बार सेशन में क्वेश्चन बताऊंगा, तो भैया वो आपका काम है नोट डाउन करना। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया, आपको वो सेशन दोबारा देखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली यू कैन वॉच इट एनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट, लेकिन वो दोबारा देखने की वजह से यू विल हैव अ रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। और फिर वो क्वेश्चन का आंसर भी उसके तुरंत बाद ही देता हूं मैं, बाद में नहीं देता, क्वेश्चन बताने के बाद तुरंत बाद बताता हूं, बहुत देर बाद नहीं बताता मैं, ठीक है। ओके। अच्छा जी, आप लोग करेंगे रिस्पॉन्ड? तो नोट डाउन करिए, यही आपको रिस्पॉन्ड करना है, इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, वो आपको लिख लेना है, दिस इज द रिस्पॉन्ड। हाँ जी, बनाने वाले पीयूष जी, काहे टेंशन ले रहे हैं, फुल फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ये एक पूरा पाइपलाइन आपको बता दूंगा, इसके अंदर भैया सिर्फ आपको अपना डेटा सेट डालना है, कुछ मैनिपुलेशंस एज पर द डेटा सेट करना है, डिप्लॉय करना है, बताने वाला हूँ, डोंट वरी। हैंड्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग लो ना सर जी, देखते हैं जी, बहुत सारी पहले ही लोड आ रखा है, देखते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए भैया इतना ही मामला रखते हैं, चलो थैंक यू जी, मिलते हैं कल। अरे कहाँ, अमन जी ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। ये नोट्स एंड कोड कहाँ मिलेगा? बाकी सबको मिल रहा है नोट्स एंड कोड, एवरीवन इज गेटिंग, जहां रिकॉर्डिंग मिल रहा है वहीं मिल रहा है। यस जी, अमन जी वहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है, और डेली प्रतिदिन वो अपडेट हो रहा है, तो आपको वहां दिख जाएगा, ठीक है। चलो ओके जी। फिर अभी टेक केयर जी, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, एंड फिर मिलते हैं अपन मंडे को, कल की छुट्टी, आराम कीजिए, हैप्पी वीकेंड आपको, चलो टेक केयर जी, बाय बाय।